आप शुरू कर दो। भाइयों बहनों, मेरा नाम संतोष दुबे हुआ। मैं आपके समाज के घोघा बाजार का दामाद हूँ। मैं 27 वर्षों से मैं अपने ससुराल में रह रहा हूँ और मेरा काम ही शुरू से है कि गरीबों के बीच जाकर उनका जो समस्या है, जो हमसे सॉल्व हो सके, उनको सही सही बात बताकर उनके समस्या का समाधान करना। इसी प्रकार मैं अभी फिलहाल एक अपना जनता मंच ऐप की शुरुआत किया हूँ। मेरा जनता मंच है और जनता मंच का सिद्धांत है कि गरीब के टोला टोला जाकर, गरीब की संख्या अगर 10 भी हो तो उनके बीच जाकर एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, जातिवाद क्या है, आरक्षण क्या है, 5 किलो अनाज क्या मिल रहा है, उनसे उनको नफा और नुकसान क्या है, इसके बारे में उनको विधिवत रूप से बताकर गरीबों को जागरूक कर देना। मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि अभी हमारे देश में दो समान शिक्षा नीति लागू है। हमारे देश के नेता और अभिनेता के बच्चे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल की स्थापना करा लिए हैं, जहां पर उनके बच्चे जाकर वहां पर शिक्षा ग्रहण करते हैं और उनके बच्चे डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बनते हैं। और हमारे देश के गरीब परिवार, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को कि अगर यही हमारे देश में एक समान शिक्षा लागू हो जाए तो हमारे देश का नेता, हमारे देश के अभिनेता के भी बच्चे वही सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेंगे और हमारे देश का मजदूर का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा और किसान का भी बेटा वही सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करेगा। तब जाके हमारे देश का नेता और अभिनेता का भी बेटा वहीं से डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बन के निकलेगा। और हमारा रिक्शा चालक, मजदूर और किसान का भी बेटा वही सरकारी विद्यालय से पढ़कर डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर और इंजीनियर बनेगा। मित्रों, मैं अभी आप लोगों को एक समान शिक्षा के बारे में बताया। अभी इसी प्रकार आप चल जाइए चिकित्सा पे। हमारे देश में अभी 2 समान चिकित्सा नीति भी लागू है। हमारे देश के नेता लोगों को तबीयत जब खराब होता है तो उनके पास पैसा है, वो अपने जेब से पैसा निकालकर प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छा इलाज करा के स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन आप सभी गरीबवासी भागलपुर जिला से हैं, आप गरीबों के लिए मायागंज सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है। आप वहां जब जाते हैं तो पता चलता है कि समय पे डॉक्टर साहब नहीं आए हैं। अगर डॉक्टर साहब आए हैं, अल्ट्रासाउंड लिखाया तो अल्ट्रासाउंड मशीन खराब है, सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, सीटी स्कैन मशीन खराब है। अगर आपको 10 दवा की जरूरत होती है तो वहां 2 ही दवा आपको मिलता है, 8 दवा प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता है। और अगर गरीब के पास पैसा नहीं है तो वह गरीब बेचारा एड़ी रगड़ते रगड़ते अपने इलाज के बिना अपना दम तोड़ देता है। लेकिन जिस नेता को हम सारे गरीब अपना मत देकर चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, अपनी सारी समस्याओं के लिए उस कुर्सी पर बैठाते हैं, लेकिन हमारे गरीब के मर जाने से इलाज के बिना उनको थोड़ा सा भी गम नहीं होता है। लेकिन यही जब उल्टा होता है, जब वही हमारे देश के नेता को एक छींक आ जाता है तो टोटल टीवी चैनल पर छा जाता है कि हमारे फलना महान नेता को छींक आ गया। और चिंतित कौन होता है? हम सभी गरीबवासी ही चिंतित होते हैं कि इतने महान नेता को छींक आ गया। लेकिन हमारा वो भविष्य नहीं है। जब नेता को हमारे विषय में चिंता नहीं है तो हम उनके बारे में चिंता क्यों करें? हम अपने भविष्य के बारे में हमको चिंता करना चाहिए। हम अपने बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता करना चाहिए। हमारे गरीब बच्चे को अगर एक समान शिक्षा मिलेगा तो यही बच्चा डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बनेगा। तब आपका तरक्की होगा, तब आपका विकास होगा, तब आप विश्व गुरु बनेंगे। मित्रों, इसी प्रकार मैं आपको बता देता हूं, हमारे देश में 2 प्रथा बहुत चरम सीमा पे है, एक जातिवाद और एक आरक्षण। अब मैं जातिवाद पे चलता हूं। आप यह बताइए, हमारे पूर्वज भी, आप लोगों के भी पूर्वज, शुरू से जब से मेरा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक हम लोग जातिवाद के नाम पर वोट देते आए हैं ना, कि नहीं आए हैं? बोलिए। हम लोग जातिवाद के नाम पर जब वोट दिए हैं तो बताइए, जब से मेरा देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक
हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं, सब जाति का कोई ना कोई तो नेता बना होगा, कोई ना कोई तो नेता बना होगा। कोई प्रधानमंत्री बना होगा, कोई राष्ट्रपति बना होगा, कोई मुख्यमंत्री बना होगा, कोई मंत्री बना होगा, कोई सांसद बना होगा, कोई विधायक बना होगा। हमको यह बता दीजिए कि एक भी जाति का नाम बता दीजिए कि वो नेता अपने गरीब जाति का वोट लेकर कुर्सी पर बैठ गया हो और 5 साल में अपने जाति के शरीर में सोने का पंख लगा दिया हो और वह जाति सब जाति से ऊंचा उड़ रहा हो। हमको बताइए, कोई देश में है क्या? कोई नहीं। ये कोई जात है क्या कि उसका नेता अपने गरीब के शरीर में सोने का पंख लगा दिया हो और वह जात 5 साल में सब जाति से ऊंचा उड़ रहा हो? तो जातियों में जाने से फायदा है क्या? है फायदा? अब आप आरक्षण पे चले जाइए मित्रों, आरक्षण पे जा, महिला को आरक्षण मिला हुआ है ना, आरक्षण तो महिला को मिला हुआ है ना, विद्यार्थी लोग हैं। आप हमको यह बता दीजिए भैया कि हमारे देश में जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं, 10 समाज में एको को तो महिला पढ़ी लिखी होगी गरीब की, सब मूर्खे नहीं ना, एको को तो मिल जाएगी। तो जितनी राजनीति पार्टियां हैं हमारे देश की, वह चलकर आई क्या कि झोपड़ी वाली महिला को खोजी कि नहीं चलिए जी आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप चलिए आप विधायक बनिए, आप चलिए आप सांसद बनिए, आप गरीबों की आवाज उठाएंगी, एक समान शिक्षा की आवाज उठाइएगा, एक समान चिकित्सा की आवाज उठाइएगा, आप गरीबों की बात को उठाइएगा, गरीब विश्व गुरु बनेगा, गरीब आगे बढ़ेगा। ले गया है को महिला को, गरीब की महिला को, गरीब के बेटा को ले गया है विधायक और सांसद बनाने के लिए। जब भी वो ले जाता है तो महलों से निकाल कर ले जाता है, जब भी वो ले जाता है तो राजघरानों से निकाल कर ले जाता है। इसलिए राजघरानों और महलों से लेकर जाता है कि वो लोग गरीब जाति से घृणा करता है। गरीब में कोई जाति नहीं होता है दोस्तों, सब गरीब जब एक जाता में पीछे जाते हों, चाहे वो गंगोत्री समाज के हों, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, साव, ठाकुर हो, दलित हो, हरिजन हो, अगर सब एक जाति में पीछे जा रहे हैं तो सबकी जात एक ही होना चाहिए, गरीब का सिर्फ गरीब, सिर्फ गरीब। वहां कोई जात नहीं आना चाहिए, किसी जात का नाम नहीं आना चाहिए। अगर सब आप गरीब हो जाए एक, तो किसी की भी सत्ता आप उखाड़ सकते हो, फेंक सकते हैं ना। तो वह महल वाले को इसलिए निकाल कर ले जाता है कि वो गरीब जाति से घृणा करता है और वह जब भी जीतता है तो वो विकास करता है, किसका? महल वाले का विकास करता है, राजघराने वाले का विकास करता है। गरीब का कभी विकास नहीं हुआ है। अगर गरीब का विकास हुआ होता तो आप लोगों की स्थिति यह नहीं रहती, आप लोगों की स्थिति यह नहीं रहती। आपके बच्चे के लिए अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय का स्थापना नहीं होता, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इसी प्रकार मैं मित्रों बता देता हूँ, वो नेता जो महल से निकल कर आता है आपसे भी प्रेम करता है गरीब से, कब? इलेक्शन के टाइम में आपका जूठा सत्तू भी खाने के लिए तैयार हो जाता है, आपके झोपड़ी में बैठकर सोने के लिए तैयार हो जाता है, आपके बर्तन में भी खाने के लिए तैयार हो जाता है। वह इसलिए नाटक करता है कि जब तक नाटक नहीं करेगा तो आपका गरीब का दिल बहुत भोला होता है, बहुत सीधा होता है, आप तुरंत बहक जाते हैं और उसी का वह फायदा लेकर चला जाता है। इसलिए आपको आरक्षण में भी नहीं बहकता है। आरक्षण का आप दूसरा पॉइंट आपको बता देता हूँ। हमारे गरीब के बच्चे सरकारी स्कूल, अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और जिनको हमारा जो आरक्षण मिला हुआ है, नेता और अभिनेता, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। इंटर और मैट्रिक जब बच्चा हमारा पास कर लेता है और जब सर्विस में बैठने की बात आती है कंपटीशन में, गरीब का बच्चा लाएगा अंक, लाएगा जी 60% लाएगा। अंगूठा छाप सरकारी विद्यालय में जो पढ़ रहा है, किसका बच्चा लाता है? जिसका बच्चा इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है वो लाता है, और आपका बच्चा वहां से छट जाता है और उसका बच्चा डीएम, एसपी, डॉक्टर और प्रोफेसर, इंजीनियर बन जाता है। लास्ट में हम ही गरीब अपने बच्चे को कहते हैं कि तुमको पढ़ने के लिए हम भेजे, तुम कौन सा ऐसा शिक्षा ग्रहण किया कि तुम सर्विस से छट गया और अगला का बच्चा निकल गया, चलो तुम भी मेरे साथ डेलिए कुदारी कीजिएगा, करना। बताइए बच्चे का क्या दोष है? बच्चे का कोई दोष नहीं है। बच्चा तो जा रहा है शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन उसको शिक्षा मिलेगा तब ना। और आप भी शिक्षित नहीं है, हमारा गरीब का बच्चा भी, उसके माँ बाप भी शिक्षित नहीं है। वो बेचारा बच्चा तो घर से भी अंगूठा लेकर निकला है, अब विद्यालय में भी पढ़ाई नहीं रहा है, वहां से भी अंगूठे लेकर निकला हुआ। इसलिए आपको कभी भी लड़ाई लड़ना है मित्रों, कभी भी अगर लड़ाई लड़ना है तो एक समान शिक्षा की लड़ाई लड़िए, एक समान चिकित्सा की लड़िए।
जिस समय आपको एक समान शिक्षा मिल जाएगा, आपके बच्चे आगे बढ़ जाएंगे ना, तो वहीं से आपका दरवाजा खुल जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही आपको ज्ञान हो जाएगा। जब आपका बच्चा एक घर में एक इंजीनियर बन जाएगा, अरे कम से कम शिक्षक तो बनेगा ना जी। अच्छा शिक्षा मिलेगा तो शिक्षक तो बनेगा ना, 10 समाज के बच्चे को अच्छा एजुकेशन देगा ना, तो हमको उसकी लड़ाई न लड़नी है। अब इसी प्रकार मित्रों मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग अभी 5 किलो अनाज लेते हैं ना, अब अनाज पे चलते हैं। 5 किलो अनाज हम लोग लेते हैं ना, हमारे मोदी जी बोलते हैं कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, और वही मोदी जी दूसरी तरफ से बोलते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ गरीब तबके के लोग वास करते हैं, हम उनको 5 किलो अनाज देते हैं, तब उनका चूल्हा जलता है, तब उनकी पेट की भूख बुझती है। आप हमको बताइए, अभी हमारे देश का जनसंख्या लगभग 1.5 अरब पहुंचने को है, और उस 1.5 अरब जनसंख्या में 80 करोड़ गरीब तबके के लोग वास करते हो, वो हमारा देश कभी विश्व गुरु बनेगा? कभी नहीं, कभी बनेगा? आप हमको यह बताइए मित्रों, जो 5 किलो अनाज मोदी जी देते हैं 80 करोड़ लोगों को गरीब कह के, 80 करोड़ में से एक भी व्यक्ति निकला क्या? मोदी जी से पूछा, माननीय मोदी जी ये 5 किलो अनाज आप कहाँ से लाते हैं? ये 5 किलो अनाज हम लोगों को फ्री में कैसे देते हैं? पूछा क्या? और मोदी जी भी नहीं बताए। मोदी जी इसलिए नहीं बताए कि मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश का गरीब जो है ना, मुफ्त का खाता है ना, तभी मुफ्त का वोट देता है। इसलिए हमको मुफ्त को खिला के और मुफ्त में हमको सिर्फ वोट लेना है। अगर हम गरीब को बता देंगे तो गरीब हमसे कट जाएगा। अब मित्रों मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी के पास नोट का कोई पेड़ है, गाछ है मोदी जी के पास, कि गाछ को हिलाते हैं, नोट की बरसात होती है, नोट को बोरा में भरते हैं और 22 रुपये अनाज खरीदते हैं, और हम लोगों में 80 करोड़ में फ्री में बांट देते हैं। आपके पास होगा बांट दीजिएगा, मेरे पास होगा बांट देंगे? नहीं ना। अब गाछ तो नोट का है नहीं। मोदी जी करते क्या हैं हम लोगों को फ्री में अनाज देने के लिए? वो करते क्या हैं कि विश्व बैंक से कर्जा लेते हैं, वो विश्व बैंक से कर्जा लेते हैं, और विश्व बैंक से वो इतना कर्जा ले चुके हैं हम लोगों को 5 किलो अनाज खिलाने और मुफ्त का वोट लेने के कारण कि हमारे देश का प्रत्येक नागरिक 1,40,000 रुपया का कर्ज में डूबा हुआ। यहाँ पर विद्यार्थी लोग हैं, विद्यार्थी लोग भी समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आखिर मोदी जी हम लोगों के ऊपर 1,40,000 रुपया का कर्ज डालते तो हमसे लेते, हमसे मांगते? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको इसका भी उत्तर दे देता हूँ। मित्रों वो ले रहे हैं, हम दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा हमारे में नहीं है, जिसके कारण गरीब को एहसास नहीं हो रहा है। आप हमको बताइए, हमारे देश में महंगाई कितनी चरम सीमा पे है। एक गरीब परिवार जो है उसके थाली में आसानी से दाल सब्जी रोटी जो प्रेम पूर्वक भोजन किया जाता है वह मिल रहा है क्या? वह मिल रहा है? चावल कितना से कितना चला गया है, आटा कितना से कितना चला गया, तेल की दाम आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए। जब इलेक्शन जब आता है ना, तब सिलेंडरवा में कुछ न कुछ जो है दाम कम कर दिया जाता है ताकि आप खुश हो जाइए, और जैसे इलेक्शन में होगा ना फिर 1200 हो जाएगा। तो ये इलेक्शन का मुद्दा है, कर दिया है और फिर वही हो जाएगा। इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये 5 किलो अनाज जो है आपको कितना कर्ज में डाल दिया है, थोड़ा सा इसको समझ जाइए। इसलिए आप मुफ्त का खाइए नहीं, मुफ्त का वोट नहीं दीजिए। आप जागरूक होइए तो एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, इसी के लिए आप आंदोलन कीजिए। और मैं आपको बता देता हूं मित्रों, अभी जो है हमारे यहाँ हमारी सरकार जो बैठी हुई है बिहार में, वो हम गरीबों को बोली थी बिहार में कि हमारे बिहार में लालटेन युग चल रहा है, हम लालटेन को हटाना चाहते हैं, सभी गरीबों को बिजली युग में ले जाना चाहते हैं। लालटेन तो हट गया, लालटेन हटा के किरासन तेल भी काट दिया गया गरीब का, बिजली का आदत डाल दी सरकार। और जब बिजली की आदत डाल दी तो यही सरकार स्मार्ट मीटर लगाने का काम करती, झोपड़ियों में, झोपड़ी में भी स्मार्ट मीटर लगा रही है। जबकि यह सरकार नहीं बोली थी कि गरीब को हम बिजली का आदत डालकर पुराना मीटर खोल के आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगाएंगे। ये सरकार नहीं बोली थी जनता से, बोली थी कि लालटेन युग से आपको बिजली की ओर ले जाएंगे, ये बोली थी। लेकिन भैया आप हमको बता दीजिए
कि पहले का जो मीटर हम लोगों के यहाँ लगा हुआ था, बिजली बिल, गरीब के पास बराबर पैसा रहता है, रहता है क्या? तो पहले का जो बिजली बिल आता था तो हम लोग पैसा के अभाव में इस महीना का बिजली बिल अगले महीना भेज देते थे, लेकिन मेरा बिजली कटता नहीं था, कटता था। लेकिन वही सरकार क्या करती थी कि अगले महीना जब बिजली बिल भेजती थी तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भेजती थी, लेकिन फिर भी हम गरीब लोग ईमानदारी से दे देते थे। लेकिन अब क्या है कि जैसे मोबाइल हम लोग रिचार्ज कराते हैं, जब तक रहा तब तक चला, उसी प्रकार स्मार्ट मीटर लगा दी, रिचार्ज कीजिएगा तो जलेगा और नहीं तो अंधेरे में बैठे रहिएगा। तो अब सरकार लालटेन भी हटा दी, किरासन तेल काट के, तो अब बिजली को छोड़ के अब हम गरीबों को लालटेन, ये मोमबत्ती युग में ले जा रही है सरकार, मोमबत्ती युग में ले जा रही है। और मोमबत्ती भी 12 रुपया पीस है, खाना के टाइम में जलाइएगा और नहीं तो बुता के रख दीजिएगा। इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं, महोदय हमारा बिहार गरीबों की धरती है, हमारा बिहार मजदूरों की धरती है, हमारे बिहार में न युवा को शिक्षा मिला, न हमारे युवा को रोजगार दिए, इसलिए हमारा बिहार गरीबों की धरती है महोदय। इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर कृपया स्मार्ट मीटर लगाने का काम करें और शहरी क्षेत्र में आप ये स्मार्ट मीटर लगाएं। अगर आप समय रहते अगर चेते नहीं तो ये गरीब परिवार जग रहा है। 2025 कोई दूर नहीं है, इन्हीं गरीबों के वोट से आप जीतते हैं और कुर्सी पर बैठते हैं। स्मार्ट मीटर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने से अगर आप बाज नहीं आए तो ये गरीब जनता जगेगी और आपको 25 में कहाँ ले जाएगी, थोड़ा सा सोचिए आप, और सोचकर ग्रामीण क्षेत्र को कृपया बचाने का काम करें। यही आपसे मेरा अनुरोध है, यही आपसे मेरा प्रार्थना है। मित्रों, अब आप स्मार्ट मीटर को भी समझ गए, अब आप चलिए, मैं नेताओं के लिए कुछ शायरी लिखा हूँ और कुछ दोहा लिखा हूँ। मैं माननीय मोदी जी के ऊपर लिखा हूँ, विद्यार्थी को अगर कोई क्वेश्चन करना होगा तो हमसे कर लेंगे। मैं माननीय मोदी जी से को शायरी लिखा हूँ। क्या? माननीय मोदी जी, जब हमारे देश में 2 शिक्षा नीति आई है, फिर हमारे देश को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बनाने की कसम कैसे खाई है। मित्रों, मैं आप लोगों का बात बता रहा हूं, मैं लिखा हूं गरीब जनताओं का नारा बंद, मैं नेताओं के लिए लिखा हूं जो आपका वोट लेकर आप ही के ऊपर शोषण करते हैं। ये गरीब जनताओं का नारा बंद, हमारे देश के नेताओं का दरवाजा बंद। मित्रों, भाइयों एवं बंधुओं, जब आपका नारा लगता है, जब किसी दल का आप झंडा उठाते हैं, तभी हमारे देश के नेता का दरवाजा खुलता है। जिस दिन आप अपने भविष्य का झंडा उठाएंगे, एक समान शिक्षा का झंडा उठाएंगे, एक समान चिकित्सा का झंडा उठाएंगे, तो उनका दरवाजा सदा के लिए बंद हो जाएगा और आपका दरवाजा खुलेगा। आप आगे बढ़िएगा, आप विश्व गुरु बनिएगा। इसलिए अपने भविष्य का झंडा उठाइए, किसी दूसरे के भविष्य का झंडा आप नहीं उठाइए। उसी प्रकार मैं बोलता हूँ, देखिए, प्राइवेट स्कूल वाले को भी मैं चेतावनी दिया हूँ, आप लोगों का आवाज पहुँचाया हूँ। तेरे आंख की पानी मर गई, गरीबों के दिलों से तेरी जवानी मर गई। थोड़ा भी नहीं सोचा प्राइवेट स्कूल चलाने वाले, तेरे प्राइवेट स्कूल चलाने से भारत देश के सारी सरकारी स्कूल की कहानी ही मर गई। मित्रों, मैं बता देता हूं, ये प्राइवेट स्कूल के कारण हमारे गरीब तबके के बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ये प्राइवेट स्कूल चल क्यों रहा है? हमारे और आपके कमी के कारण, क्योंकि हम दबे हुए हैं, हम में आवाज उठाने की शक्ति नहीं है। लेकिन आप सुने होंगे कि हमारा देश जब आज़ादी के कगार पे था 1911 में, तो हमारे देश की संख्या उस समय 31 करोड़ थी। 31 करोड़ में किसी की साहस नहीं थी, अंग्रेज के गुलाम से सब लोग त्रस्त थे, लेकिन किसी ने साहस नहीं किया कि अंग्रेज को यहाँ से भगाना है। उसमें एक महात्मा गांधी निकले और वह जानते थे कि सिर्फ हमको आवाज़ देना है, 2-4 लोगों में आवाज़ देते चले जाएंगे, कारवां बढ़ते चला जाएगा। और वो देते चले गए। एक दिन ऐसा आया कि मेरे देश का 31 करोड़ जनता एक पैर पर खड़ा हो गई और अंग्रेज को खदेड़ कर दम ली।
आज हमारे देश की संख्या, मध्यम वर्ग भी हमारे यहाँ जो है ना, हमारे देश में गरीब तबके में ही आता है। आज हमारे देश की संख्या लगभग 1.5 अरब पहुँचने को है। उसमें मध्यम वर्ग, मोदी जी बोलते हैं 80 करोड़, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मध्यम वर्ग अगर जुड़ जाए तो हमारे देश में गरीबों की संख्या लगभग 100 करोड़ है। और एक समान शिक्षा और एक समान चिकित्सा 100 करोड़ गरीब परिवार का आंदोलन हो गया है। तो बताइए, देश आजादी से बड़ा ना आंदोलन है? देश आजादी से ये बड़ा आंदोलन ना हो गया है? तो इस आंदोलन को आप अपने सर पे लीजिएगा तब ना। हम तो आपको जगाने के लिए आए हैं, आप जगिएगा तब ना अपने भविष्य के लिए। हम जगा के चले जाएं, आप फिर सो जाइए, हमारे आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाइए, तो कैसे आंदोलन सफल होगा? हमारा यह आंदोलन पूरे देश में चलने वाला है। आपके यहाँ 16वां अभियान मेरा चल रहा है। मैं अमडंडा में चला गया, जयखुट में गया, चारों बगल से बुलावा आ रहा है। अभी राजस्थान जाना है, यूपी जाना है। मेरा अभियान गरीब तबके के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि गरीब तबके का ही ये आंदोलन है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक दोहा लिखा हूँ, जनता मंच मैं स्वयं। क्या लिखा हूँ देखिए, शिक्षा के बारे में लिखा हूँ। मुझे जात नहीं गरीबों की जमात चाहिए, देश में एक समान शिक्षा का सौगात चाहिए। अब शिक्षा देखिए क्या रो रहा है और व्याख्या कर रहा है। मैं शिक्षा हूँ, मुझे बर्बाद मत कर, मैं सबका हूँ, मुझे आज़ाद कर। क्यों उलझा रखा है मुझे तू अपनी गंदी राजनीतियों में? मैं शिक्षा हूँ, देख मुझे बांटना अमीरी और गरीबी के दलदल में। अगर इतना ही मतलब है तुझे इस दुनिया के हम सभी गरीबों से, तो आ, मैं शिक्षा हूँ, मुझे आज़ाद कर अपनी गंदी राजनीति की बेड़ियों से। क्योंकि मैं ही वो आधार हूँ जो सब में समा जाऊँ। देश में एक समान शिक्षा हो जाए तो मैं सही में देश को डिजिटल इंडिया और विश्व गुरु बना जाऊँ। हमारे भारत देश के महान नेता अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाने से इतना घबराते क्यों हो? जब अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था है सरकारी विद्यालय में, तो अपने बच्चों को पढ़ाते क्यों नहीं हो? हम रहें या न रहें, हम रहें या न रहे हैं, हमारे देश में सभी गरीब वासियों को एक समान शिक्षा की सौगात मिलनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक के भी सारे बच्चे को सरकारी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। आगे वादा है हम सभी गरीब देशवासियों का, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व विधायक महोदय से, फिर आपके बच्चों के साथ साथ हम सभी गरीबों के बच्चे भी डीएम, एसपी, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनकर जरूर नाम रोशन करेंगे हिंदुस्तान के, क्योंकि सच्चे और अच्छे लाल हम ही हैं हिंदुस्तान के। मित्रों, मैं तो आपको जगाने के लिए आया हूँ, मैं बीड़ा उठा लिया हूँ। इसका परिणाम हमें देश में अच्छा देना है। हमें गरीब को जगाना है, और गरीबों की संख्या विशाल है। हमारे देश में संपन्न लोग इलेक्शन के टाइम में वोट करने नहीं जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि उनको गर्मी सहने की क्षमता नहीं है, बरसात सहने की क्षमता नहीं है, सर्दी सहने की क्षमता नहीं है। ये तीनों मौसम अगर सहने की क्षमता है तो हम सभी गरीब देशवासियों में है। इसलिए हम अपना 300-200 का दिहाड़ी भी छोड़ देते हैं, मजदूरी भी छोड़ देते हैं, और अपना भविष्य को उज्जवल करने के लिए लंबी कतार में लग जाते हैं कि इस नेता को वोट देंगे तो मेरा भविष्य बदलेगा, हमारे बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलेगा, हमारे लिए अच्छा चिकित्सा की व्यवस्था होगी, सड़क की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी। लेकिन होता कुछ नहीं है। हम लोग बुजुर्ग हो गए, हुआ कुछ नहीं है, उल्टे भविष्य ही बर्बाद होता है। तो बताइए उस वोट को देने से क्या फायदा जिसमें हमारा स्वयं का भविष्य बर्बाद हो जाए। हमको चेतना है ना कि भविष्य बर्बाद कीजिएगा। अरे हम लोग तो डेली कुदारी करिए रहे हैं, बच्चों से डेली कुदारी करवाइएगा, कि उसको कुछ बनाइएगा। जब बनाइएगा तबे ना आपका विकास होगा, और जब विकास होगा तो समझ रहे हैं कि कहाँ पहुँच जाइएगा आप। ऐसा करना चाहिए कि बच्चा आपका, मोदी जी को कैसा करना, एक समान शिक्षा जब देंगे तो ये बच्चा इंजीनियर जब बनेगा तो क्या होगा, यही बच्चा यही सरकार को टैक्स देगा, और आप दूसरे कंट्री पर जब आफत आएगा ना तो उसको 50 किलो अनाज देने योग्य खुद ही आप बन जाइएगा। तो मोदी जी को ये अनुभव न देना चाहिए।
और मैं आपको बता देता हूँ, किसान को अभी मोदी जी क्या दे रहे हैं? 6,000 रुपया सम्मान निधि, है ना। ये 6,000 से हमारे किसान भाई को क्या हो जा रहा है बताइए। मोदी जी को क्या देना चाहिए? किसान को बिजली फ्री में देना चाहिए, खाद सस्ता करना चाहिए, बीज अच्छे क्वालिटी के सस्ता में देना चाहिए। और अभी मेरा किसान जो 1 एकड़ जमीन में 100 मन अनाज उपजा रहा है, वो ऐसा तकनीक ला कर देते कि हमारा किसान वही 1 एकड़ में 150 मन अनाज उपजाता। तब न किसान आगे बढ़ेगा, तब न किसान का भविष्य उज्जवल होगा, तब न किसान खुशहाल होंगे। लेकिन नहीं, उनको करना क्या है? कर्ज ले लेना है और गरीब का मुफ्त में वोट लेने के लिए उनको 6,000 दे देना है, 5 किलो अनाज दे देना है। तो इसी में तो भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप कहाँ से आगे बढ़ेंगे? तो ये तो सोचना हम लोगों को है, ये सोचना हम लोगों को है। और हम लोगों को यही सोचकर अपनी तरक्की के लिए, अपने बच्चे के लिए एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, इसी का आवाज़ उठाइए, इसी में हम लोगों का भलाई। मित्रों, मैं बहुत कुछ मैं बैठ कर बताऊँगा, इसलिए कि सारी चीज़ों का हम वीडियो नहीं बना सकते। आप समझ रहे हैं, हमारे देश में ऐसी व्यवस्था है। अगर मैं कुछ बोलूं, आज का ऐसा सिद्धांत चला हुआ है कि अगर मैं गरीब को जगाने के लिए निकलूं तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, बहुत सारी अड़चनें आती हैं। इसलिए गरीबों की संख्या विशाल है, सरकार कांपने लगती है, समाज के कुछ लोग कांपने लगते हैं कि गरीब जगेगा तो मेरा क्या होगा, गरीब जग जाएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे। इसलिए बहुत सारी अड़चनें पैदा होती हैं। इसलिए हम सारा वीडियो नहीं बना सकते हैं, सारा वीडियो के द्वारा आवाज़ नहीं दे सकते हैं। आप खुद हैं, हम इसी समाज के हैं, कुछ बातें बैठ कर भी होती हैं। इसलिए मित्रों, अब मैं अपने मिशन को यही से ये करता हूँ। आज मैं घोघा पंचायत के ब्रह्मचारी टोला वार्ड नंबर 12 में जनता मंच का अभियान एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा को लेकर गरीब ग्रामीणों के बीच अपने अभियान को चलाया। हमारे अभियान को सुनकर सारे गरीबवासी सराहनीय कदम उठाने का हमको आशीर्वाद दिए कि आपका मिशन बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग आपके मिशन में आएंगे और इस मिशन को दूर दूर तक ले जाएंगे। हम ग्रामीणों से बोल रहा हूं कि आपका जहां भी रिश्तेदारी हो, आपका जहां भी लगाव हो, आप वहां के लोगों को सूचित कीजिए, मेरे वीडियो को सार्वजनिक कीजिए, आप अपने हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए और वहां प्रोग्राम लीजिए। मैं जाने के लिए तैयार हूं, गरीब को जगाऊंगा और गरीब जब जगेगा तभी हमारा देश का परिवर्तन होगा, तभी हमारा गरीब विश्व गुरु बनेगा, तभी हमारा गरीब आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं संतोष दुबे, जनता मंच, घोघा, भागलपुर। अच्छा ये बताइए, आप लोग मेरे अभियान से खुश हैं? मेरा अभियान समझ में आया? आप लोग जनता मंच के साथ हैं? अगर जनता मंच के साथ हैं बंधुओं, मेरे पास रजिस्टर है, आप लोग युवा हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, मेरा यूट्यूब पर भी चल रहा है। आप अपना नंबर दे दें, मेरा नंबर ले लें, अपना नाम लिखवा दें, ताकि आप ही के सहयोग से हम और आगे बढ़ें। ये मेरा आंदोलन पूरे देश का है। जब आपका सहयोग मिलेगा तो हम चाहते हैं कि ये आंदोलन पूरे देश में मेरा फैल जाए और परिवर्तन आ जाए। और मेरा मिशन है कि गरीब का बेटा विधायक बने, गरीब की बेटी सांसद बने, गरीब की पतो जाए, तब गरीबों का उत्थान होगा, तब गरीब का एक समान शिक्षा लागू होगा, तब गरीब का एक समान चिकित्सा लागू होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।